नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, आज हम खबरों की एनालिसिस में पहुंच चुके हैं झारखंड के कोयला नगरी धनबाद के कतरास बाघमारा अंचल में, और इस वक्त हम कतरास अंचल के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर राजनीतिज्ञ मित्रों, जब मैं कद्दावर कह रहा हूं तो कद्दावर का तात्पर्य कि मैंने आज से करीब 25 वर्ष पहले हमारे बीच, आपको मैं रूबरू और परिचय कराते चलूं मित्रों, कि हमारे साथ हैं आज के रूबरू के कार्यक्रम में विजय झा जी। विजय झा जी, आपका बहुत 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 स्वागत। स्वागत है सुनील जी। तो मित्रों, मैं बता रहा था कि झा साहब कोयलांचल और विशेषकर बाघमारा क्षेत्र की राजनीति में, मैं राजनीति की जब बात कर रहा हूं, कद्दावर नेता की जब बात कर रहा हूं, तो मित्रों आज से 25-30 वर्ष पहले, जिस समय आज जो केंद्र से लेकर कई सारे स्टेटों में शासन है, उस भाजपा, जब 2 सांसदों वाली भाजपा हुआ करती थी, उस समय इस अंचल की बाघमारा क्षेत्र की राजनीति में कांग्रेस और सिंह बंधुओं की एक अजब किस्म की एक तरफा राजनीति चला करती थी। उस दौर में झा साहब ने उस 2 संसदों वाली भाजपा के समय में, झा साहब, जहां तक मेरी जानकारी है, आपने वो जो मेंबरशिप, सदस्यता वाली जो बात आती है, तकरीबन 50,000 आपने भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ा था। तो झा साहब, आज जानकारी मिली, मेरे को बहुत ही आत्मिक कष्ट हुआ कि जब मुझे पता चला कि झा साहब ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। एक सुचिता, स्वच्छ छवि के साथ सुचिता की राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति, आखिर झा साहब क्या ये वजह रही कि अचानक से आपने राजनीति से आपका मोह भंग हो गया? हमारे दर्शक, आपकी सूचना सुनील जी बिल्कुल सही है कि 50,000 सदस्य मैंने उस दौर में बनाया था जब भाजपा एक अछूत पार्टी हुआ करती थी। कोई भी राजनीतिक दल भाजपा से अलायंस नहीं करना चाहता था पूरे राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर, और भाजपा एक तरह से अछूत थी सभी दलों के लिए, सभी बड़े नेताओं के लिए। उस दौर में मैंने 50,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाया था, जबकि मैनुअल था उस समय। आज की तरह ऑनलाइन सदस्य बन गए 10 करोड़ नहीं, व्यक्तिगत एक एक सदस्य को एक उसका सिग्नेचर लेना, अपना सिग्नेचर करना, उसको अधखट्टी रसीद देना, शुल्क लेना, ऐसा। और एकमात्र एक दधीची की तरह आपने यहाँ पे काम किया। और मेरे साथ एक ही व्यक्ति थे, वो जनार्दन सिग्रीवाल, जो भी वर्तमान में सांसद हैं। जी, जी, वह भी उसमें जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। 98 की बात है। तब हम लोग ने 2 ही व्यक्ति ने 50,000 से अधिक सदस्य बनाए थे। इसके लिए हम दोनों सम्मानित किए गए थे पार्टी के द्वारा, बुला के प्रदेश में, पटना में हम दोनों का सम्मान किया गया था, क्योंकि उन लोगों के लिए एक अनोखा रिकॉर्ड था कि 50,000 पार सदस्य बना देना। और उसके बाद फिर मैं जब सर, मैं जानना चाह रहा हूं और अंचल के लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है कि आपने राजनीति से संन्यास ले लिया, और आपका राजनीति से संन्यास लेना, आपको नहीं लग रहा है कि हमारी जो आपकी जो लोकालिटी है बाघमारा क्षेत्र के को एक सच्चा स्वच्छ राजनीति वाला प्रतिनिधि से वंचित हो गया है? आखिर मोह भंग क्यों हुआ सर आपका? देखिए, मेरे लिए राजनीति एक मिशन था जी, समाज सेवा करने का, एक बदलाव लाने का हथियार था। और मेरे लिए राजनीति का मतलब ये नहीं था कहीं से एमएलए और या एमपी बन जाना, सिर्फ वो लक्ष्य नहीं था मेरे लिए। मेरे लिए था सामाजिक परिवर्तन का आधार बने, और यह लक्ष्य लेकर के हम लोग जुड़े थे। वरना अगर एमएलए एमपी का लक्ष्य रहता तब बड़ी बड़ी पार्टियां थी उस समय, उसमें जाता मैं। जी। लेकिन उस समय तो
84 में 2 सीट मिला था बीजेपी को, मात्र 2 सीट। जी तो उसके बावजूद अगर भाजपा से जुड़ा, जनसंघ से जुड़ा, तो नैतिक रूप से उस समय सिद्धांत की पार्टी 2 ही सिद्धांत की बात करती थी या सिद्धांत पर चलती थी, या तो लेफ्ट फ्रंट जी जी जहां का अनुशासन था और कैडर बेस्ड पार्टी थी, और भाजपा में भी वैसा ही था, अनुशासन फर्स्ट और कैडर बेस्ड, कैडर आधारित पार्टी थी, कैडर की बात सुनी जाती थी। तो ये दो ही पार्टी थी मात्र, बाकी में तो ऊपर से लाद दिए जाते थे और नीचे से जाते थे कार्यकर्ता से, फिर ऊपर, ऐसे सिस्टम था 2 जगह, लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी। तो निश्चित रूप से हम लोग बदलाव का एक माध्यम समझते थे, बदलाव के लिए एक सक्षम मंच था राजनीति, इसलिए हम लोग राजनीति में उस समय छात्र जीवन से ही जुड़ा मैं। लेकिन बाद में मुझे लगा कि राजनीतिक दल अपने सिद्धांत से भटक गई है और लक्ष्य सिर्फ सत्ता हो गया। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जो भाजपा है, जो आपको दिल में हुआ करती थी, वो भी लक्ष्य से, आप एक स्लोगन की बात कर पिछले चर्चा के दौरान कही थी कि वो हुआ करता था, अचानक बैनर से वो पार्टी का पहले जो चाल चरित्र चेहरा की बात की जाती थी जी पार्टी का स्लोगन था चाल चरित्र और चेहरा, इस तीनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और पार्टी के आप बैनर पर देख लें, पुराने बैनर पर भारतीय जनता पार्टी का, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पार्टी विथ डिफरेंस, दूसरों से अलग। और आज की तारीख में आप कोई बैनर देख लें, आपको कहीं भी ये स्लोगन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये हटाना पड़ा क्या? फिर आपने क्यों स्वीकार कर लिया कि हम भी वही हैं जो दूसरे हैं? जब आपने स्लोगन स्वतः मान लिया पार्टी विद डिफरेंस नहीं है आप, तब तो आप भी पार्टियों की भीड़ में आप भी एक हिस्सा है, वही है आप भी भीड़ में, अब आप दूसरों से अलग नहीं है। यह तो खुद पार्टी ने ही स्वीकार कर लिया। इसलिए न तो कोई नेता बोलते हैं कि मैं पार्टी विद डिफरेंस, और न चाल चरित्र चेहरा की बात करती है। हम कितना भी आप नजदीकी उदाहरण में बंगाल चुनाव का देता हूं, पूरे चुनाव में, चुनाव के पूर्व से जिस पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही बीजेपी और किंगपिन बोलती थी, कट मनी की बात करती थी कि ये कट मनी का यही सरदार है, यही किंगपिन है, और उसी को पार्टी ने ले लिया और आज वो सदन के नेता हैं। तो आपने जो आरोप लगाया वह गलत था कि आज ये जो किया है यह धोखा है, बताना चाहिए। और यदि आपकी बातें सत्य थी, देश के बड़े बड़े नेता आके कहते थे शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट है, किंगपिन है भ्रष्टाचार का, ये सारा ब्लैक मनी यही ममता बनर्जी का डील करता है, कट मनी यहीं से डील होता है, नाम लेके मंचों पर बोलते थे। और आज जो ही भाजपा में आया वही व्यक्ति आज सदन का नेता है। दिलीप घोष इसी कारण नाराज भी हो गए प्रदेश अध्यक्ष, और तुरंत स्वच्छ हो गए कि यह जो गिरावट आया राजनीति में, ये मेरे जैसे आदमी को बचने वाला गिरावट नहीं है। इसलिए ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। तो मैं किसका जिक्र करूं? यहाँ तो ऐसा भी हुआ कि जिसको सजा हुआ है उसको पार्टी ने टिकट दे दिया। 1 महीना पहले जिसको सजा हुआ, 9 अक्टूबर को सजा होता है, नवंबर में पार्टी टिकट देती है, और दिसंबर में उसके लिए देश के सबसे बड़े भाजपा के नेता उसके प्रचार के लिए आ जाते हैं। और कितना गिरेगा? मुझे तो खुशी होती कभी कभी कि मैंने समय रहते अपने आप को अलग कर लिया। कम से कम इस पाप का भागीदार आज मैं नहीं हूं। जो पाप हो रहा है, देश के साथ धोखा हो रहा है, फरेब हो रहा है, घृणा और नफरत की राजनीति की जा रही है, ये करने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया था। इसलिए मैंने अपने आप को घृणा राजनीति पे जाऊंगा। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो अवधारणा थी पार्टी को लेकर के, तो क्या पार्टी आपकी जो भाजपा है, जिस भाजपा से आपका मुंह भंग हुआ, तो क्या लग रहा है ये दोनों महापुरुषों से बिल्कुल भाजपा अलग हो चुकी है? अब सिर्फ खानापुरी होती है कि सिर्फ उनके विचारों पर नहीं चलती है पार्टी, उनका जयंती और जन्मदिन मनाती है। पार्टी के लिए नेताओं का सरोकार अब किसी पार्टी के लिए यही रह गया कि उनका जयंती और पुण्यतिथि मनाना है। बाकी उनके अगर आदर्शों पर चलते तो आज ये स्थिति होती क्या कि अपराधियों का जमावड़ा हो जाता क्या? जो 3-3 दर्जन जिस पर मुकदमे हो उसको पार्टी टिकट देती क्या? किस एकात्म मानववाद की ओर हम जा रहे हैं? क्या यही लक्ष्य था, यही सपना था दीनदयाल जी का? ऐसा ही भारत बनाना चाहते था क्या? आज एडीआर की रिपोर्ट है, कोई भी सदन को उठाकर देख लें, 30% से ज्यादा दागी और अपराधी वहां बैठे हैं। अभी परसों 2 दिन पहले माननीय ओम बिरला जी आए थे, लोकसभा अध्यक्ष पटना,
उन्होंने क्या कहा? सदन की गरिमा गिर रही है। सदन में बैठने वाले सदस्यों के चरित्र के आधार पर गरिमा तय होती है। तो कैसे कैसे लोग बैठे हैं, और वो बैठे हैं किसके बदौलत? आप टिकट देते हैं और दूसरी ओर सदन की गरिमा की बात भी करते हैं। क्या टिकट देने के पहले आपको नहीं पता था कि 4 दर्जन इस पर मुकदमे हैं, कई मामले में सजा हो चुकी है, फिर भी आप टिकट देते हैं और सदन की गरिमा के लिए रो भी रहे हैं? तो यह जो धोखा दिया जा रहा है राजनीतिक मंचों से लोगों के साथ, तो ये मेरे जैसे लोगों को स्वीकार नहीं हुआ। सर, इसके साथ मैं जानना चाहूंगा कि हम वोटर की बात करें, आम वोटर की और भाजपा की, तो ये जो रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक आतंकवाद और पड़ोसी अपना जो पाकिस्तान चाहे जो भी मुस्लिम, तो ये जो रेडिकलाइजेशन है, इस रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए, इस्लामिक आतंकवाद को रोकने के लिए देश को भाजपा का शासन होना ही चाहिए। आपको क्या कितना लगता है रेडिकलाइजेशन को लेकर के? आप कितना? नहीं, देखिए, जो भी सत्ता में रहेगी उसकी ये जिम्मेवारी है, उसकी पहली जिम्मेवारी है देश की सुरक्षा, देशवासी की सुरक्षा, हर देशवासी के मान सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा। यह तो प्रत्येक जो भी सत्ता में रहेगा उसकी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी का निर्वहन पहले भी लोगों ने किया है। अगर नहीं किया रहता तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते क्या? 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, ये किसको कौन गया? वही बांग्लादेश तो आज हमें तंग कर रहा है, पाकिस्तान तंग कर रहा है। और सर ये सीए, एनआरसी, और अब बात चल रही है आपको यूनिफाइड कोड, सिविल कोड, और आप इसके साथ हिजाब भी देख रहे हैं, मंदिर मस्जिद के जलाइया तो आप देख ही रहे हैं। तो देश इन परिस्थितियों में जूझ रहा है, और वैश्विक जो आतंकवाद है, पूरा विश्व इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस नजरिए से अगर आप भाजपा की तरफ देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा ही सक्षम है इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए? जो पार्टी सत्ता में रहेगी वह अपना राष्ट्रीय धर्म निभाएगी और हर वो पार्टी लड़ेगी। और जहां तक घृणा और अपराध की बात है, ये हमको लगता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जा रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ा, क्योंकि वोट की राजनीति में तब्दील कर दिया गया है इस मुद्दे को। वोट कैश का जरिया बना लिया गया है। तो यह घातक है। इसलिए घातक है कि अगर कहीं आग लगती है तो हम उसको पेट्रोल या डीजल से आग नहीं बुझाते हैं, हम उसको पानी से आग बुझाते हैं, तब वो आग बुझती है। लेकिन अभी तो बहुत से मामले में देखा जा रहा है, अगर कहीं आग लगी है तो हम और पेट्रोल और डीजल से बुझाने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम हो रहा है आग और भड़क रही है, आग और भड़काया जा रहा है कि उसको वोट के रूप में कैश किया जा सके। यह खतरनाक खेल खेला जा रहा है, ये खतरनाक खेल है। इसलिए हमको गांधी के रास्ते पर जाना होगा। लेकिन गांधी को लेकर के तो सत्य और अहिंसा का दामन यदि आप छोड़ देंगे तो असत्य और हिंसा की ओर बढ़ेंगे, तो जिससे अंततः नुकसान देश का और समाज का होगा। तो गांधी को लेकर तो देख रहे हैं कि एक विंग है, हम सीधे आ रहा हूं कि भाजपा का ही एक विंग है जो गांधी की छवि को किस गर्त पे लेके जा रहा है। उन पे क्या कहना चाहेंगे? यही तो ड्वेल है। इसलिए मैंने कहा ना, मेरे जैसे लोग जो राजनीति से निराश हुए, एक तरफ आप राजघाट में जाके 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को फूलमाला भी चढ़ाते हैं, और दूसरी ओर जो लोग गांधी को गाली देते हैं उसको आप टिकट भी देते हैं। यह कैसा दोतरफी राजनीति है, यह कैसा दोहरा चरित्र है, यह धोखा है देश के समान। आप क्यों ऐसे लोगों को टिकट आपने दिया जो कि गांधी को गाली देने का काम किया, या सत्य और अहिंसा के खिलाफ चलते हैं, वो समाज में भड़काने का काम करते हैं और घृणा और नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक तरफ आप टिकट भी देते हैं और दूसरी आप गांधी का आदर्श भी बताएंगे। ये धोखा है, समाज के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। और इतिहास आकलन आज नहीं तो कल करेगा, और इतिहास बहुत निर्ममता से आकलन करती है और किसी को बख्शती नहीं है। उदाहरण है, बहुत से तानाशाह के मरने के बाद उसकी मूर्ति तक को फांसी लगाया वहां के देशवासियों ने। तो आपको महसूस हो रहा है कि जो देश में जो शासन है, केंद्रीय राजनीति जो है, केंद्रीय सत्ता जो है, वो तानाशाही की ओर बढ़ी। कुछ मामले में मैं कह सकता हूं कि वो जैसे कृषि कानून बिल, देश कोरोना से जूझ रहा था पूरा देश, और 5 जून को आप कृषि कानून ले आते हैं।
क्या वो इतना जरूरी था? एक तरफ लोग उस समय ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, सड़कों पर पूरा देश देख रहा था, 24 घंटा टीवी में हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन लेके लाइन में लगे हुए हैं लोग, सिलेंडर लेके, अच्छे लोग। धनबाद पटना में एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर तड़प के प्राण चले गए। और दूसरी ओर आप इस तरह की एक्ट लाते हैं, क्या वो उस समय कोरोना से भी ज्यादा जरूरी था क्या? और 1 साल तक आंदोलन किया किसानों ने, और आपने क्या किया उसके लिए? NH2 को 10-10 फीट खोद दिया, 2-2 मीटर की कीलें लगाई गई। क्या अंग्रेजों ने भी कभी किया था क्या ऐसा? दांडी मार्च तो हुआ था गांधी जी का, यही मार्च तो महीना आ रहा है, उसने भी ये काम नहीं किया। हाँ, गिरफ्तारियां की, जेल का डर दिखाया, लेकिन गांधी को दांडी तक जाने से कीलें नहीं लगाई, गड्ढे नहीं खोदे। लेकिन यह तो हमने देखा कि जनता की सरकार, जिसका दावा है कि हम जनता की सरकार हैं, चुनी हुई सरकार है, सबसे बड़ी बहुमत की सरकार है, सबसे बड़ी सदस्य संख्या की पार्टी है, उसने इसी देश की उस किसानों को कहा क्या किया जिस किसानों के बारे में बचपन से पढ़ते आए, यह देश किसानों का देश है, यही पढ़ते आए हम लोग किताबों में। लेकिन उसी किसान ने जब उस 3 कृषि कानून का विरोध किया तो आपने 10-10 फुट के गड्ढे खुदवा दिए NH में कि किसान गाड़ी चला के आ नहीं पाए। तो ये जो चीजें है, ये जनता देख रही है, समझ भी रही है। और तानाशाह क्या होता है? अपने मर्जी से नोटबंदी लागू कर देना। आप नोटबंदी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आज 5 राज्यों में चुनाव है, किसी ने नोटबंदी पर एक शब्द भी बोला क्या कि नोटबंदी के कारण मैंने देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले गया? क्यों नहीं वोट मांग रहे आप? आपने तो देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के सकारात्मक वृद्धि के लिए लाया ना, फिर आप उस पर वोट क्यों मांग रहे हैं? वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं, ये सवाल है। फिर GST भी कहा था, 1 नेशन 1 टैक्स, आज पेट्रोल डीजल पर GST क्यों नहीं? आपका तो नारा था 1 नेशन 1 टैक्स। तो क्या धोखा नहीं है ये सब आवाम के साथ धोखा है, अपने मिले हुए जनमत का दुरुपयोग है। आज नहीं तो कल जनता जरूर इन बातों को समझेगी और समझ जाएगी आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के भूखे हैं आप, और सत्ता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। किसानों का कल कोई और संगठन भी खड़ा होगा, उसके साथ भी वही हश्र होगा जो किसानों के साथ 1 साल तक हुआ। यानी चलते चलते झा साहब आपने बहुत अच्छी बातें कही, चलते चलते मैं ये चाहूंगा कि आपने जिस दुखी मन से भाजपा को छोड़ा और साथ ही राजनीति से भी संन्यास आपने ले लिया, तो आप कैसा पार्टी चाह रहे हैं, कैसा ये चाह रहे हैं कि आप फिर एक बार फिर जनप्रतिनिधि के रूप में अंचल के लोग, तो आप क्या पार्टी चाहेंगे? आप अपनी पुरानी मातृ पार्टी से क्या अपील रहेगी? मैं फिलहाल तो यही समझता हूँ कि जो भी जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबका एकमात्र लक्ष्य हो गया है सत्ता प्राप्ति, सभी राजनीतिक दल का। इसमें कोई अच्छा है कोई बुरा है नहीं, सब एक पलड़े पर हैं और सबका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति, और इसी के लिए जो भी करना होगा करेंगे। तो जिनका भी लक्ष्य हो राजनीति के माध्यम से सत्ता तक, उनको तो राजनीति सूट करेगा। मेरे लिए राजनीति बदलाव का हथियार था, बदलाव का मंच था, परिवर्तन का था, और इसलिए मैंने अपने आप को अलग कर लिया। और भविष्य में मेरा कोई इरादा नहीं है किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ने का। मैं वो तमाम संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए काम करते हैं, मैं अपनी जितनी भी ऊर्जा है मैं उन संगठनों को देता हूं और उनके साथ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूं, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं। जी बहुत 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 धन्यवाद झा साहब। धन्यवाद मित्रों आपका भी। बहुत जल्द हम किसी नए क्षेत्र में किसी नए समाज, अन्य समाज सेवी के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, धन्यवाद।